दोस्तों 10 नवंबर को आपका कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ये दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक वाले प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 2 अंक वाले देखेंगे, फिर 3 अंक की, फिर 4 अंक की। और वस्तुनिष्ठ पर आपके केवल रह जाएंगे। ओके, इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते क्वेश्चन आंसर तो आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे, वस्तुनिष्ठ रह जाएंगे। तो उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी आपको कवर करा दूंगा। चलिए सबसे पहले तो हम क्या है क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो एवोगैड्रो नियम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन एवोगैड्रो नियम क्या है? तो समान दाब पर समस्त गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या है? समान होती है। क्योंकि जितना लाइन में आपको सिंपल आपको लिखना चाहिए उस हिसाब से यहाँ सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ओके, एक भी एक्स्ट्रा लाइन आपको नहीं मिलेगी। एवोगैड्रो संख्या क्या है? इसका मान लिखिए। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुओं के उपस्थित कुल अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। इसका संख्यात्मक मान है 6.023 × 10⁻23। विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर विलयन की मूलरता का मान घट जाता है, क्योंकि ताप परिवर्तन से विलयन की आयतन भी परिवर्तन होता है। स्टॉक विलयन क्या है? तो अधिक सांद्रता वाले विलयन को स्टॉक विलयन कहते हैं। एक वाक्य में भी अब क्या सकता है। तो परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है? दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तैयार करके रखना है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो परमाणु संख्या किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणुओं के नाभिक में स्थित इकाई धनावेश की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। यानी परमाणु की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु की संख्या बराबर रहेगी प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी किसी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही उसकी परमाणु संख्या है, या प्रोटॉन की संख्या है उतनी उसकी है परमाणु संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या से आप क्या समझते हैं? तो द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। इसे क्या है कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या क्या होता है? कुल प्रोटॉन प्लस कुल न्यूट्रॉन। मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है? तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव ने वर्गों का आवर्तीकरण का नियम दिए। उनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपका मेंडलीव का आवर्त नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार रखे रखना है। ओके, प्रीवियस में कई बार आ चुका है। फिर प्रभावी नाभ की आवेश और नाभ की आवेश में अंतर, ये भी आपको तैयार कर लेना है। कम इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ के आपको रखना है। आगे जैसे sp संगणक को उदाहरण से समझाइए, तो ये आपको sp2 संगणक के बारे में देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला अक्सर पूछा जाता है, जिसमें आपको क्या अणु दे दिए जाते हैं और सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या पूछी जाती है। तो बस ये तभी आप सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या जान पाएंगे जब आप इनकी संरचना बना पाएं। जैसे यहाँ दोस्तों मैंने आपको बनाया C2H2 का है, तो C2H2 की संरचना किस प्रकार से बनेगी? C2 यानी 2 कार्बन है और 2 आपके हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन हम दे दिए। 2 कार्बन लिए हमने और दोनों कार्बन को एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इससे दे दिए, एक हाइड्रोजन इससे दे दिया। अब हमें संयोजकता पूर्ण करनी है, तो क्या है कार्बन की 4 होती है, लेकिन एक तो होगा, ये 3 बाकी है, तो 3 आपस में उन्होंने कर ली। तो ये इसकी संरचना रहने वाली है। बस अब आपको क्या करना है, अब गिन सकते हैं। तो पाई बंद गिनिए, पहले सिग्मा बंद गिन लेते, तो 1 2 3 बंद कितने हुए? 3। पाई आबंधों की संख्या देखें तो पाई आबंधों की संख्या होगी 2 आपके यहाँ पाई बंद बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लवण जल अपघटन को उदाहरण से समझाइए। तो लवण जल अपघटन की क्रिया के बारे में दिया हुआ है। ली सतालिए के नियम को लिखिए, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला ली सतालिए का नियम। इसके बाद नेक्स्ट है पेड़िक प्रभाव को समझाइए, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए। पेड़िक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। आगे पेड़िक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को हम और अच्छे समझेंगे, इनमें अंतर भी देखेंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक इनकी परिभाषा तैयार होनी चाहिए। 2 नंबर पूछ ली जा सकती है और एक वाक्य में भी आ सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट ये करना है गुणित अनुपात का नियम लिखिए। गुणित अनुपात का नियम क्या है? तो गुणित अनुपात का नियम का प्रतिबंध 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक ही तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के सहयोग करती हैं परस्पर एक गुणित अनुपात में होती हैं। स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। स्थिर अनुपात का भी नियम आपको तैयार कर लेना है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किए गए हैं। फिर जैसे हम बात करें H2O, ओके, यानी जल में क्या है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। ओके, तो अब इसमें जल आप कहीं का भी लिखूंगे का जल लेंगे तो भी यही आपका अनुपात रेशियो रहेगा।
ओके, बोर का लेंगे, हैंडपंप का लेंगे, आप अगर नदी का लेंगे, तालाब का लेंगे, तो हर जगह का आप अगर कहीं कभी आप जल लेते हैं तो भी इसमें जो अणुओं का जो अनुपात होगा वही रहता है। मतलब हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2 हैं, ओके, और ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, तो वो सब में वही रहने वाला है इस प्रकार से। कैथोड किरणों के गुण लिखिए, फिर एनोड किरणों के गुण लिखिए, दोनों पढ़ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं और सिंपल आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं सॉल्यूशन दिखाते जाऊँ ताकि अगर आगे आपको रिवीजन करना हो तो बार बार वीडियो ना देखना पड़े, तो आप क्या फोटो के माध्यम से रिवीजन कर सकें। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है ये भी। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? नेक्स्ट है, NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है किंतु CC4 से नहीं। CCl4 यहाँ Cl होगा, CCl4 से नहीं, तो क्यों? तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा और जिस तरीके से आपको आंसर लिखना है उसी तरीके से आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, संकरण के नियम भी पढ़ के रखिएगा। संकरण के नियम, तो ये आपके दिए संकरण के नियम। संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा वाले अर्थात उनकी क्वांटम संख्या समान होनी चाहिए। संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल की संख्या के बराबर ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। अमोनिया को लुईस क्षारक क्यों कहते हैं? ये तैयार कर लीजिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? कार्बोनियम आयन क्या है? फिर कार्बोकेटायन क्या है? सभी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्रम से आपको तैयार करते जाना। शॉर्ट में दिया हुआ है 2 लाइन में, तो ये आपका दिया कार्बोनियम आयन के बारे में। तो नेक्स्ट, द्रव अविनाशता का नियम लिखिए। द्रव अविनाशता का नियम क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्या उत्पन्न किया जा सकता है। गैल्यूसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कम इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट, सार्थक अंक वाला इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है कि आपको क्या दे दिया जाएगा कि ये नंबर और क्यों कहा जाएगा कि सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो ये आपको दोस्तों तैयार करके रखना है। अब कैसे पता चलेगा कितने के सार्थक हैं? रूल होते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा रूल। ओके, तो वो 2 नंबर का इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपको क्या अंक दे दिए जाएंगे इस प्रकार से और कहा जाएगा सार्थक अंक लिखिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है हुंड का नियम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला आपका यहाँ हुंड का नियम। तो किसी भी उपकोष के समस्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि उस उपकोष की समस्त कक्षाएं में एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। फिर इस आंशिक रूप से भरे कुछ हुए कक्षकों के एकांकी इलेक्ट्रॉन नए इलेक्ट्रॉनों के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण या विपरीत दिशा में होते हैं। ये हुंड का नियम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करके रखना है। अभी हम आगे देखेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, हुंड का नियम हो गया, अब्बाउ का सिद्धांत हो गया, ये सभी आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट तैयार करके रखना, ये आयनन ऊर्जा की आपको परिभाषा दी हुई है, इसे देख लीजिएगा। क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम क्यों होती है? ये देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है संयुग्मी अम्ल क्षार का क्या है? अम्ल क्षार युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाता है, अथवा एक अम्ल और एक क्षार जो एक प्रोटॉन की उपस्थिति अनुपस्थिति से भिन्न होते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाता है। ये तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट आपको संरचना वाला ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आपको दिया जैसे 2 क्लोरोहेक्सेन लिखा हुआ है, तो इसकी संरचना बनाइए, तो संरचना आपको बनाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, और जैसे आपका दिया पेंट 4 इन 2 ऑल, तो इसकी संरचना बनाइए। अब बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, जैसे मैं आपको कुछ एक समझा देते हैं। 2 क्लोरोहेक्सेन का है, तो पहले तो आपको शब्द पकड़िए, हेक्सेन है। ओके, हेक्सेंट है, एथ मैथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, इस प्रकार से। ओके, तो अगर आपका यहाँ हेक्स का आ जा रहा है 6 कार्बन आपको रहने चाहिए, तो सबसे पहले आपको 6 कार्बन बना लीजिए इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 हमने कार्बन बना लिए हैं। ओके, और इसके बाद है 2 क्लोरो, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो इन्हें नंबरकरण दे दिए 1 2 3 4 5 6। ओके, अब दूसरे 2 क्लोरो यानी दूसरे कार्बन पर क्या है क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो दूसरे कार्बन क्लोरीन जोड़ दिया, बस आपका बन जाता है। अब लेकिन अब कार्बन की संयुक्तता तो पूरी करनी है, कार्बन की संयुक्तता होती है 4, तो सबको 4 हमें मतलब हाइड्रोजन से हम क्या है पूरी करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो इसे यहाँ से एक तो इसने इससे बॉन्ड बन गया है, इसका 3 ऐसे हाइड्रोजन चाहिए तो 3 हो जाता है। यहाँ देखें 1 2 3 इसके बॉन्ड हो गए हैं, एक ऐसे केवल चाहिए है हाइड्रोजन। ओके, देखिए हाइड्रोजन देखें हम क्या उनकी संयुक्तता पूरी कर देते हैं। इसकी बात करें तो 2 इसको बॉन्ड बन गए हैं, 2 चाहिए तो ये लीजिए, ऐसे भी क्या है 2 चाहिए है, ऐसे भी देखें तो 2 चाहिए, और इसको क्या है 3 चाहिए, लास्ट वाले को 3 चाहिए हाइड्रोजन
तो ये हो जाते हमारे कंप्लीट। ओके, इसी बार से नेक्स्ट वाले में देखें तो पेंट फॉर इन टू ऑल। ओके, पेंट यानी होता है आपका 5, तो यानी 5 कार्बन आपके रहने वाले हैं। फॉर इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो जो चौथे कार्बन होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा। टू ऑल मतलब वो OH, दूसरे कार्बन पर OH जुड़ा होगा, और इसकी ये संरचना इस तरीके से आपकी बनने वाली है। इसे छोड़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट ये करना है सीमांत अभिकारक क्या है, तो वे अभिकर्मक जो अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। नेक्स्ट है अणुसूत्र से आप क्या समझते हैं, किसी पदार्थ के अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। देख ले तो वह रासायनिक सूत्र जो यौगिक के एक गुण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु और परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है। यह किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र अथवा इसका सरल गुणांक होता है। यह आपका दिया अणुसूत्र के बारे में। अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे n। फिर यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को उदाहरण से बताइए, तो ये आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिए। दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अणुसूत्र के परिभाषा उदाहरण और मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा उदाहरण। फिर इसके बाद अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र में अंतर। पहले अणुसूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र में अंतर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तीन में से कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, वैसे भी आप अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र में जब अंतर तैयार करेंगे तो परिभाषा उदाहरण तो आपके तैयार हो ही जाएंगे। तो मैंने आपको अंतर फोकस कर लीजिएगा, तो आपके अणुसूत्र की परिभाषा उदाहरण हो जाएगा और आपको मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा उदाहरण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित दिए गए परमाणु द्रव्यमान व परमाणु संख्या वाले तत्व के पूर्ण प्रतीक आपको लिखना है। प्रतीक बताना कि परमाणु संख्या देखिए 17 है, तो ये क्लोरीन की होती है। इसी बार से Z बराबर 4, यानी Z क्या नहीं परमाणु संख्या में 4 दी हुई है, तो किसकी होती है वो आपको बताना है। सिंपल आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 10, 18, 24 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व तत्वों का प्रतीक लिखिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, इनका प्रतीक लिख दिया है कि जैसे 10 किसका है, नियॉन का है, 18 आर्गन का है, 24 क्रोमियम का है, वो हम बताया जा रहा है। आयनन विभव क्या है ये आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु अथवा आयन के बाह्यतम कक्ष में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व का कहते हैं हम आयनन विभव कहते हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या को समझाइए, तो परमाणु त्रिज्या को आपको देख लीजिएगा। फिर आबंधित आणविक कक्षक और प्रतिबंधित आणविक कक्षक में अंतर कम इंपॉर्टेंट है, बस एक बार देख लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है लुईस अम्ल से आप क्या समझते हैं और लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लुईस अम्ल और लुईस क्षार दोनों के बारे में आपको परिभाषा तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट योगात्मक अभिक्रिया क्या है। योगात्मक अभिक्रिया मुख्यतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा प्रदर्शित होती है। इसमें दो अणु आपस में सहयोग करके क्या है एक अणु बनाते हैं, नाम ही है योगात्मक अभिक्रिया, यानी दो अणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं। फिर विलोपन अभिक्रिया तैयार करना है। विलोपन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक परमाणु कार्बनिक यौगिक से बाहर निकल जाते हैं, ये आपके रहने वाले विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला है यदि NH3 तथा H2O में अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय होती है तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है तो इस बात को समझाइए। तो आपका दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट रहने वाला। नेक्स्ट सोडियम प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व क्यों माना गया है। सोडियम को प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व माना जाता है तो क्यों माना गया है। नेक्स्ट एरोमेटिकता को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। एरोमेटिकता को बताना है आपको रासायनिक समीकरण सहित, तो ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। बहुलीकरण की परिभाषा पूछी जा रही है, तो वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु आपस में संयुक्त होकर उच्च अणुभार वाले बृहद अणु बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यह करना है विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। इलेक्ट्रॉन स्नेही को उदाहरण से समझाइए, नाभिक स्नेही को उदाहरण से समझाइए, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही उदाहरण से समझाइए, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वान हेवर चक्र के उपयोग। फिर NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। तो ये आपका दिया हुआ है, NH3 और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक और क्यों, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है
क्रियात्मक समूह संयोजकता को उदाहरण से समझाइए, स्थिति संयोजकता को उदाहरण से समझाइए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संयोजकता संबंध एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो तैयार करके रखना है। जितनी भी आपको संयोजकता संबंधित क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, सभी आपको पढ़ लीजिएगा, उनमें से क्वेश्चन जरूर आपका रहेगा। पहला तो हो गया आपका क्रियात्मक समूह संयोजकता को उदाहरण से समझाइए, तो क्रियात्मक समूह संयोजकता की परिभाषा और उदाहरण। इसके बाद है स्थिति संयोजकता को उदाहरण से परिभाषित कीजिए, स्थिति संयोजकता की परिभाषा दी हुई है, उदाहरण दिया हुआ है, तैयार आपको लेना है। ये दिया हुआ है आपका उदाहरण, तैयार कर लीजिएगा स्थिति संयोजकता का। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, आपको देखना है संयोजकता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए तथा प्रकार की संयोजकता को समझाइए। अब ये क्वेश्चन अभी आपको ये टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ना ऑक्सीकरण वाले, क्योंकि अभी ये आपका अध्याय अभी नहीं आना। ओके, अध्याय 7 है, वो आपका अध्याय 7 नहीं आना है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे मैंने छोड़ते जाऊँगा, आपको भी छोड़ देना। ओके, पहले तो संयोजकता क्या है, फिर इसके प्रकार तैयार करना है, फिर आपको प्रकाशीय संयोजकता को समझाना है। तो ये आपके संयोजकता के बारे में दिया हुआ है कि ऐसे होगी जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक अथवा रासायनिक या दोनों प्रकार के गुण भिन्न होते हैं, संयोगी कहलाते हैं, और इस परिगणना को संयोजकता कहते हैं। दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक संयोजकता और त्रिविमीय संयोजकता। फिर प्रकाशीय संयोजकता को समझाना, प्रकाशीय संयोजकता के बारे में दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है प्रकाशीय संयोजकता के बारे में। इसका नेक्स्ट तैयार करना है सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सजातीय श्रेणी क्या है और इसकी विशेषताएं, सजातीय श्रेणी दी है और इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट है आयनित या विद्युत संयोजक यौगिक के 3 गुण बताइए। तो विद्युत संयोजक के यौगिक के 3 गुण आपके दिए हुए हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आयनित अबंध बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को समझाइए। आयनित बंध बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी आपकी क्रम से दी हुई है, मैंने तैयार कर लेना है। मार्कोनी काप के नियम को उदाहरण के साथ समझाइए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहने वाला है। मार्कोनी काप का नियम, एंटी मार्कोनी काप का भी नियम आपको तैयार करना है। पहले तो आप मार्कोनी काप का नियम तैयार कर लीजिए, उदाहरण सहित आपका दिया हुआ है, और जिस लैंग्वेज में आपको लिखना चाहिए एग्जाम में, होकर सिंपल लैंग्वेज उसी हिसाब से दिया हुआ है, उसी शब्दों में दिया हुआ है मार्कोनी काप का नियम और उसका उदाहरण सहित। फिर पीटर क्राफ्ट की एल्कीन की समीकरण सहित आपको समझाना है। पीटर क्राफ्ट अभिक्रिया आपको बताना है, और ये अभिक्रिया आपको क्या है क्लास 12 के केमिस्ट्री में मिलेगी। तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आ चुका है, फाइनल एग्जाम में आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में तैयार करके रखना है पीटर क्राफ्ट अभिक्रिया। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है श्रृंखला संयोजकता को एक उदाहरण से समझाइए। इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, जैसे भी क्रियात्मक संयोजकता, स्थिति संयोजकता हमने देखा, अब आपको क्या है श्रृंखला संयोजकता को भी तैयार कर लिया उदाहरण से। तो मैं बता चुका हूँ 2 से 3 क्वेश्चन है जो आपके संयोजकता संबंध है, सभी आपको पढ़ के रखना है, कोई ना कोई जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर बर्फ जल से हल्की होती है, क्यों, तो ये आपको इसका रीजन दिया हुआ है। बर्फ होती है, जैसे अब क्या है जब जल में आप क्या है बर्फ डालेंगे तो जो बर्फ होती है तैरने लगती है, तो जल से हल्की होती है, तो क्या रीज़न है जो आपका दिया, सिंपल है, पढ़ते ही आपको तैयार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़िक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर बताइए। अभी दोस्तों हम देखा पेड़िक प्रभाव की परिभाषा उदाहरण, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की परिभाषा उदाहरण। अब दोस्तों आपका अंतर भी तैयार कर लिया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला, प्रीवियस में कई बार आ चुका है। तो पेड़िक प्रभाव होता है एक स्थायी प्रभाव होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव होता है। और जो पेड़िक प्रभाव होता है इसमें सिग्मा बंध युक्त अणुओं देखा जाता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में पाई बंध युक्त अणुओं में देखा ही जाता है। यह कार्बन श्रृंखला में विद्युत ऋण समूह जाने के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव द्विआबंध तथा त्रिआबंध युक्त कार्बनिक अणुओं में देखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है एलिफेटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में अंतर, कम इंपॉर्टेंट लेकिन इनका पढ़ के आपको रखना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र बताना बेंजील्डिहाइड का, एसीटोन का, एथाइल एसीटोन का, तो ये आपका संरचना सूत्र दिए हुए हैं। फिर प्रभाजी आसमान विधि का चित्र बनाइए। प्रभाजी आसमान विधि का आपको डायग्राम सीख के रखना है, ये हो जाता है कंप्लीट। इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिए हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सम आयन प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। सम आयन प्रभाव को उदाहरण से पूछा जा रहा है। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाने से कम हो जाती है, यह प्रभाव हमारा सम आयन प्रभाव कहलाता है। यह उदाहरण दिया हुआ है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें निम्नलिखित को लुईस अम्लों तथा लुईस क्षार में वर्गीकृत करना है और हमें बताना है कि ऐसा व्यवहार क्यों दर्शाते हैं। ये हमें दिए हुए, पहले तो बताना है कि लुईस अम्ल है या क्षार है, और अगर लुईस अम्ल है तो क्यों है, लुईस क्षार है तो क्यों है,
वो आपको बताना है। क्रम से आपका दिया हुआ है और बताया भी जा रहा है, कारण ही बताया जा रहा है कि अगर जैसे OH आपका HO नेगेटिव है तो यह क्या है, लुच्छ क्षार है। अब क्यों है, क्योंकि यह क्षारीय प्रभाव इसलिए दर्शाता है क्योंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके उपसहयोजी बंध निर्मित करता है। इस पर दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है एंटी मार्कोनी काप का नियम। अभी दोस्तों उससे पहले मैंने आपको 3 अंकी वाले क्वेश्चन में मार्कोनी काप का नियम बताया था और कहा था कि एंटी मार्कोनी काप का भी नियम तैयार करके रखना है। तो ये आपका दिया हुआ है एंटी मार्कोनी काप का नियम। दोनों नियम आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मार्कोनी काप का नियम और एंटी मार्कोनी काप का नियम। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोटीन पर HBr का योग मार्कोनी काप के नियम से विपरीत होता है और ये आपका क्रम से दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसका उदाहरण दिया हुआ है एंटी मार्कोनी काप का नियम का, तो उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका, अब बाउ का सिद्धांत को समझाइए। ओके, प्रीवियस में कई बार आ चुका है बाउ का सिद्धांत, ये 2 नंबर में भी आ जाता है, आपका 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, पहले तो बाउ का सिद्धांत आपको होना चाहिए। और इसी साथ ही पाउली का अपवर्जन सिद्धांत हो गया, हुंड का नियम हो गया, तो ये सभी आपको तैयार करके रखना है। तो अब बाउ सिद्धांत को समझाइए, आपका दिया बाउ का सिद्धांत तैयार कर लीजिए। किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती हुई ऊर्जा अथवा घटते हुए स्थायित्व के क्रम से ऑर्बिटलों में भरते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में से उच्च ऊर्जा वाले स्तर पर द्वारा ऊपर से ऑर्बिटल चले जाते हैं। फिर आपका डायग्राम इस पर से डायग्राम से समझाया जा रहा है। नेक्स्ट ये करना है समस्थानिक एवं समभारिक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक उदाहरण से समझाइए। ये आपका दिया है समस्थानिक के बारे में दिया है, किसी एक तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। और ये उनका दिया हुआ है उदाहरण है, आगे देख लेते हैं। और आपकी समस्थानिक को संभाल बिल्कुल सिंपल रहता है। समस्थान, स्थान यानी होता है स्थान, समान स्थान हो, समान स्थान हो नहीं परमाणु क्रमांक समान हो। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थान है। समभारिक में क्या होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ये आपका दिया हुआ है समभारिक की परिभाषा उदाहरण, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक ऊर्जा को समझाइए, उदासीनीकरण ऊष्मा को समझाइए। तो आंतरिक ऊर्जा क्या है, पदार्थ की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाएं जो उसमें निहित रहती हैं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, अर्थात किसी तंत्र में निहित ऊर्जा की मात्रा को तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। उदासीकरण ऊष्मा क्या है वो भी आपका दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता को समझाइए। एंट्रोपी के बारे में दिया हुआ है और इसकी भौतिक सार्थकता को भी समझाना है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी आपका दिया हुआ है। एंट्रोपी क्या है और इसकी भौतिक सार्थकता कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट रासायनिक साम्य की विशेषताएं लिखिए। रासायनिक साम्य की विशेषताएं दी हुई है। फिर ओस्टवाल्ता तनुता का नियम पूछा जा रहा है। तो ओस्टवाल का तनुता नियम क्या होता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। फिर नेक्स्ट में न्यूमेरिकल इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये आपको पूछा जा रहा है कि इसमें क्या करना है, किसी मृदु शीतल पेय का पीएच मान हमें ज्ञात करना है और यदि उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया हुआ है और उसका पीएच मान ज्ञात पूछा जा रहा है, साथ ही प्रकृति पूछी जा रही है। फिर नेक्स्ट है परमाणु के 3 मूलभूत कण कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण से समझाइए। मैं पहले ही आपको बताते जा रहा हूँ कि आपका बाउ का हो गया सिद्धांत हो गया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम, एकदम सिलेक्टेड रहते हैं। तो आगे हम क्वांटम संख्या देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, वो एकदम प्योर सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। किसी परमाणु की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं, अर्थात किसी भी परमाणु के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे कि जिनके चारों क्वांटम संख्याएं एक समान हो। पाउली सिद्धांत में अपवर्जन शब्द का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को एक ही क्वांटम अवस्था में होने से रोकता है और उदाहरण उसका दिया हुआ है। नेक्स्ट, बर्फ की एंट्रोपी जल से कम क्यों होती है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, तो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है दहन ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो दहन ऊष्मा की परिभाषा, उसके अनुप्रयोग दिए हुए हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया, यह हमें दी हुई है, इसके साम्य स्थिरांक में गणना करनी है। साम्य स्थिरांक की गणना देख लेने के बाद किस प्रकार से आपको की जाती है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अग्र अभिक्रिया का वेग निकाला गया, प्रतीप अभिक्रिया का वेग निकाला गया है, फिर दोनों का अनुपात निकाल, ये हमारा क्या है, अग्र अभिक्रिया का वेग अनुपात प्रतीक अभिक्रिया का वेग के अनुपात के हमारा क्या है, साम्य स्थिरांक कहते हैं, तो अनुपात निकाला गया है।
फिर नेक्स्ट विलेयता गुणनफल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। विलेयता गुणनफल के बारे में पूछा जा रहा तो इसे आपको देख लेना है, ये कम इंपॉर्टेंट है आपका एक बार, लेकिन आपको पढ़ के रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका पराऑक्साइड प्रभाव को समझाइए। पराऑक्साइड प्रभाव इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपके पराऑक्साइड प्रभाव के बारे में दिया हुआ है और उसको उदाहरण दिया हुआ है। फिर बुर्ज अभिक्रिया के बारे में पूछा है तो बुर्ज अभिक्रिया दी हुई और उसका उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ओके, तो ये एक ही लेवल के मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे अबाउ का सिद्धांत हो गया, पाउली का बर्जे सिद्धांत हो गया, ओके, इसके बाद हुंड का नियम हो गया, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत होगा। ये मतलब एक ही कैटेगरी के सब इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत भी आपको तैयार रखना है, ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका ज़्यादा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट व्युत्पत्ति कीजिए, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनकी आपको व्युत्पत्ति करनी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट परमाणु क्रमांक हमें दिया हुआ 11, 17, 24, 29 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है, तो इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे लिखते बनता होगा तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ली 47 के अनुसार नियमानुसार निम्न अभिक्रिया पर ताप, दाब एवं सांद्रता बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बार से क्वेश्चन आपका आ चुका है। इस अभिक्रिया में अगर हम क्या, ताप का प्रभाव क्या है, दाब का प्रभाव क्या है, सांद्रता का प्रभाव क्या है, वो आपको बताना है। तो यह क्रम से आपको दिया है, तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन ये आपका आ चुका है। ओके, ये आपका दिया हुआ। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आपका है अभी तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है। अब इसके बाद जो फाइनल एग्जाम होने वाली है, जिसका आपको है मार्कशीट में सबसे ज़्यादा आपके नंबर जुड़ते हैं। ओके, जिससे मतलब आपकी मेन परसेंटेज बनती है। तो अगर आप क्या है वार्षिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपको है प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आप जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का कोर्स ले लीजिएगा। ओके, तो उस कोर्स में दोस्तों जैसे आप केमिस्ट्री कोर्स में आपको ऑल चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर रखिएगा कोर्स। ओके, नेक्स्ट है बफर विलयन को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बफर विलयन की आपको टिप्पणी पूछी जा रही है। तो वह विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला देने से उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बफर विलयन कहलाता है। अब दो प्रकार के होते हैं आपके, अम्ल प्रतिरोध और क्षार की प्रतिरोध। ओके, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है 4 नंबर के लिए, क्वांटम संख्याओं को उदाहरण से समझाइए। पहले क्वांटम संख्याएं को उदाहरण से समझाना। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और आपकी इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या। तो चारों के पहले तो नाम आपको क्लियर होना चाहिए और फिर उनके बारे में आपको तैयार करके रखना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वांटम संख्या को उदाहरण से समझाइए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विषय में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मुख्य क्वांटम संख्या बताया जा रहा है, फिर दिगंशी क्वांटम की संख्या के बारे में बताया जा रहा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन के चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में दिया हुआ है। तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपका रहने वाला है, कक्ष कक्षक में अंतर, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में अंतर। ओके, कक्ष कक्षक में अंतर आता है, सीधे लिखकर आता है, 4 अंतर लिखिए। तो अच्छे से तैयारी से भी आपको करना है, प्रीवियस में ये भी कई बार आ चुका है, ये भी आपको यार एकदम रटा होना चाहिए, कक्ष कक्षक में अंतर। ओके, और नेक्स्ट और लास्ट आपको तय करना है मुक्त ऊर्जा क्या है। स्थिर ताप व स्थिर दाब पर सिद्ध कीजिए कि आपका डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कहा 4 अंकी वाले क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उत्तर के साथ मैंने आपको बता दिए, समझा दिए हैं। तो सभी जो क्वेश्चन मैंने बताया तैयार करके जरूर रखिएगा, तो आपकी कंप्लीट आपकी क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाए। ओके, अब केवल आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर रह जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी कवर करा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।